नमस्कार, क्वेश्चन आवर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी संगठन में बदलाव की चर्चाएं थी, लेकिन सीएम धामी के उपचुनाव को लेकर इसे टाल दिया गया था। अब एक बार फिर से बीजेपी संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक मौजूदा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जल्द अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और किसी दूसरे को इस पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन इस बदलाव के पीछे की वजह क्या है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसके हाथ होगी, इस रेस में भी कई नाम सामने आ रहे हैं। क्योंकि 2 दिन पहले ही दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मदन कौशिक ने मुलाकात की। इसके बाद एक एक कर बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में ही जेपी नड्डा से मुलाकात की और इनमें पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट, मौजूदा विधायक खजानदास का नाम शामिल है। लेकिन मोहर किसके नाम पर लगेगी, ये कहना फिलहाल कठिन है। वहीं संगठन में होने जा रहे बदलाव के पीछे की वजह को भी तलाशा जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। बीजेपी संगठन में बदलाव की आहट, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन पहले आपका करवा देते हैं मेहमानों से। संजीव वर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। संदीप चमोली जी कांग्रेस से हैं। वरिष्ठ पत्रकार मनोज जस्टवाल जी हैं और आम आदमी पार्टी से अमरिंदर बिष्ट जी। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी संजीव वर्मा जी आपके साथ ही। बीजेपी संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट है। हालांकि चुनाव के बाद लग रहा था कि हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया जाए, लेकिन क्योंकि उपचुनाव पर पूरा फोकस रहा तो इस तरफ आप लोगों ने हाथ नहीं आजमाया। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि बदलाव जो है वो हो सकता है। क्या कुछ कारण इसके पीछे माने जाए, क्या कुछ वजह? रीना जी देखिए, इस प्रकार के अभी फिलहाल ऐसा कोई भी बात नहीं है। ये केवल एक मीडिया के कयास हो सकते हैं और जब बदलाव का ऐसा वक्त आएगा, क्योंकि अभी हमारे जो संगठन के चुनाव हैं अभी अक्टूबर नवंबर माह में संभावित हैं, क्योंकि 3-3 साल के टेन्योर होता है और वो टेन्योर हमारा अक्टूबर नवंबर के आसपास कंप्लीट होने वाला है और उसके बाद ही जो भी संगठन का जो भी बदलाव होंगे। और ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां सबको, सभी कार्यकर्ताओं को कोई भी पद किसी भी समय पे दिया जा सकता है। इसमें अन्य पार्टियों की तरह नहीं है कि गांधी परिवार को ही ढूंढा जाएगा और गांधी परिवार का ही अध्यक्ष होगा और गांधी परिवार का ही सब कुछ होगा। मदन कौशिक का क्या समय पूरा हो गया इस पद पर रहते हुए, तभी ये बदलाव किया जा रहा है, तभी उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा क्या? रीना जी, मैंने पहले भी आपसे कहा, केवल एक मीडिया के कयास हैं, इस तरह की अभी दूर दूर तक कोई भी चर्चा नहीं। ठीक है। क्योंकि बीजेपी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं, लेकिन जो मुलाकातें हो रही है, जो दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात हुई, वो मुलाकात के मायने क्या कुछ निकाले जाएं, किस लिए ये मुलाकात हुई? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी दिल्ली पहुंचे थे, उन्होंने 2 दिन पहले मुलाकात की थी। उसके बाद महेंद्र भट्ट पहुंचते हैं, खजानदास पहुंचते हैं। तो ये सब क्या मीडिया का बनाया हुआ, या मीडिया ने ये अरेंज किया था? इनकी मीटिंग हो रही है, इसका मतलब कुछ जरूर हो रहा है ना। तो इसमें आपने सीधे तौर पर कह दिया कि ये मीडिया का बनाया हुआ ये सब कुछ, ये न्यूज है। चलिए, मैं आगे आपसे इस पर जवाब लूंगी। संदीप चमोली जी, ये मीडिया का बनाया हुआ सब कुछ है, इसमें कुछ भी नहीं चल रहा है, कोई संगठन में बदलाव नहीं, कोई प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। रीना जी, ये संजीव वर्मा जी जो मेरे बड़े भाई हैं, इनकी कुटिल मुस्कान ये बता रही है कि भाजपा में जो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच जो नूरा कुश्ती थी, वो तो इनका कह सकते हैं कि तुक्का सही लगा और ये प्रदेश की जनता को बहकाने में कामयाब रहे और सेंटर की योजनाओं पे चुनाव लड़े तो ये सत्ता में आ गए। रीना जी, वरना अगर ये सत्ता में नहीं आते तो इनकी जो जूत पत्रम थी वो इनके मुख्यालय से लेके रिस्पना पुल तक और पूरे उत्तराखंड के हर चौराहे पे दिखती। फिलहाल तो धोखे से ये चुनाव जीत गए, जनता को बहकाने में कामयाब रहे। उसके बाद जो इनके हरिद्वार में, इनके कुमाऊं में जो विधायक हारे और लहराते हुए प्रेम पत्र जो मदन कौशिक जी के नाम इनके हारे हुए विधायकों ने दिए, वो पत्र जग जाहिर पत्र थे। और कई ने तो विचारों ने मीडिया के आगे बोला, आके स्वयं चुनाव के अगले दिन ही 24 घंटे के अंदर ही, कि हमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव हराने का काम किया। ये
मैं नहीं मानता कि संजीव भाई इस बात को नकारेंगे या भाजपा कोई साथी नकार पाएगा, क्योंकि ये सबके सामने था कि विधायक प्रत्याशियों ने जो इनके संगठन में लंबे समय से काम करे थे, उन्होंने मीडिया के सामने आके कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने हमें चुनाव हराने का काम किया। ना जी, उस समय क्योंकि ये जीत चुके थे, सीधे सर पे फिर उपचुनाव आए, उपचुनाव के बाद ये उपचुनाव भी जीते, तो उसके बाद अब इनको जो जितने भी विधायक थे, क्योंकि दिल्ली को पता है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष में कितना झगड़ा है, और जो विधायकों ने जो इनका विरोध किया था प्रदेश अध्यक्ष का, खुले पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखे थे, संगठन को लिखे थे, मुख्यमंत्री को लिखे थे, तो उन पत्रों को अब समय आ गया है, क्योंकि कितना धृतराष्ट्र की तरह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व बैठा रहेगा, उसी का परिणाम है कि भाजपा में मेरे भाई धृतराष्ट्र तो कांग्रेस में है, भाजपा सोनिया में माता भाई कहने दीजिए और राहुल उपाध्याय कहने दीजिए, नहीं तो करने दीजिए ना, विश्लेषण करने दीजिए ना। अच्छा लग रहा है कि संदीप जी अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के बारे में ज्यादा जान रहे हैं, उनके संगठन में क्या चल रहा है, सरकार में क्या चल रहा है, बहुत बीजेपी कम में क्या अवसर चल आता रहा है है कि बहुत कम अवसर आता है कि भाजपा के संगठन पे अच्छी बात है। देखिए, हम सवाल लोग आपसे चर्चा कर पूछा पाते गया हैं, है, सवाल हम लोग आपसे चर्चा पूछा गया कर पाते तो बहुत ही हैं, और नाचों बहुत से बात कम आप इसका अवसर है जवाब देंगे। कि भाजपा ये माने जो कहती है कि हमारे बहुत बड़ा लोकतांत्रिक है, हमारे यहाँ बहुत हर कार्यकर्ता को अवसर करने में ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। सबको पता है ये कितने बड़े कार्यकर्ताओं की पार्टी है। पूरे भारतवर्ष में आज भी 7 से 8 सरकारें ऐसी चल रही हैं जहां आप बहुमत में नहीं है, आपने लोगों के मंत्री विधायक खरीद के सत्ता में काबिज हुए हैं, जिसका अभी परिणाम बंबई महाराष्ट्र में है। रीना जी, लोकतांत्रिक पार्टी है, महामहिम राष्ट्रपति जी का जो और कांग्रेस पार्टी ने के नेता सदन ने आज इतना बड़ा अपमान किया, संजीव जी जिन्होंने अपमान किया उन्होंने माफी मांगी, टिप्पणी करी, लेकिन आपको उनके वर्ड पर टिप्पणी करी और उनको अमांगलिक बोला और राजनीति करनी है, आपको राजनीतिक लाभ कांग्रेस पार्टी ने पूरे के पूरे पूरी जनजाति का विरोध किया। वो दलितों की विरोधी है, जनजाति की विरोधी है, महिलाओं की विरोधी है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ही है जो एक जनजाति की गरीब महिला को राष्ट्रपति बना सकती है, एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना सकती है, एक सेना के सामान्य सेना के व्यक्ति के बेटे को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना सकती है, एक किसान के बेटे को उपराष्ट्रपति बना सकती है। ये कांग्रेस पार्टी ही है, आपको देश प्रदेश केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है, कुछ भी नहीं लेना है। केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है, में कोई महिला पदाधिकारी है, कांग्रेस पार्टी है जो गांधी परिवार से बाहर नहीं निकलना चाहती। केवल और केवल आप महिलाओं के नाम केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है जिसका विकास के नाम पर प्रधानमंत्री बनेगा और पूरा देश प्रधानमंत्री बनेगा तो कांग्रेस का गांधी परिवार से होगा, अध्यक्ष बनेगा तो गांधी परिवार से होगा। ये गांधी परिवार से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। G23 जो G23 ने जिस तरह से मुखर होकर गांधी परिवार का विरोध किया, अब तो इन लोगों को चेत जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी देश के मजबूत होने के कगार पे है, उसके बाद भी चेतने का नाम नहीं ले रहे। संदीप जी एक बार शांत रहिए प्लीज। देखिए बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनकर कि आप लोग अपनी पार्टी की बात न करके दूसरी पार्टी के बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है और ये बताता भी है कि आप लोग दिलचस्पी दूसरी पार्टी में रखते हैं। बहरहाल चर्चा को आगे मैं बढ़ाती हूँ। अमरेंद्र बिष्ट जी, बीजेपी में संगठन की बदलाव की ये आहट क्या बताती है और क्या कारण आप इसके पीछे समझ पा रहे हैं कि इस वक्त, क्योंकि हालांकि चुनाव के बाद भी ये लग रहा था लेकिन अब एक बार फिर से इस पर फोर्सफुली काम किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि होमवर्क पूरा हो चुका है, सिर्फ अब बदलाव किए जा रहे हैं। देखिए यूं तो ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन का अंदरूनी मामला है और उनके संगठन में क्या बदलाव होते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनका विषय है। लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता और हम लोग साथ में काम करते हैं अलग अलग दलों में रह करके, तो कहीं ना कहीं आपकी इस कयासबाजी पर या ये भी जो आकलन आपका है इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि जो 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें सर्वाधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को गढ़वाल के क्षेत्र से मिली। जी। आप देहरादून से लेकर के टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग होते हुए, पौड़ी होते हुए देखेंगे
कि सिर्फ 2 सीटें ही कांग्रेस ला पाई और शेष सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। जबकि उस समय जो चुनाव लड़ाया जा रहा था उसमें मदन कौशिक हरिद्वार जिले के से आते थे, वो अध्यक्ष थे उस समय। और उसके अलावा धामी जी भी, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, वो भी मैदानी जिले से चुनाव लड़ रहे थे। तो निश्चित तौर पर अब ऐसा लगता है कि धामी जी कुमाऊं से आते हैं तो गढ़वाल के किसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही होगी कि गढ़वाल के किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने के बारे में विचार कर रही होगी। तो आप सिर्फ इसको कयासबाजी के रूप में नहीं देख सकते, जैसे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये सिर्फ कयासबाजी है। हो सकता है कि ये संगठन में परिवर्तन को लेकर के इस पर कोई वास्तव में भी बात चल रही होगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष के रूप में जब हम देखते हैं तो वो एक कमज़ोर व्यक्ति की तलाश करते हैं। और अभी वो देख रहे हैं कि उनके संगठन में कौन, उनके कैडर का ऐसा व्यक्ति, यसमैन उनको कौन मिलता है। जैसे ही वो मिल जाएगा वो इसमें बदलाव भी करेंगे। और जैसे मदन कौशिक जी, ऐसा माना जा रहा है कि वो सरकार में रहने के और मंत्री बनने के इच्छुक हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे यहाँ पर वो संगठन के कामों में उनका मन नहीं लग रहा होगा। उन पर संगठन के कई लोगों ने जो है संगठन के खिलाफ काम करने के कई आरोप भी लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं वो वहाँ से निकल करके सत्ता सुख लेना चाहते होंगे और इसलिए उनको यहाँ पर इसलिए वो जो है सरकार में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी का अपना विषय है, वो इस मामले में अभी बदलते हैं या बाद में बदलते हैं। लेकिन मुझे भी लगता है कि ये जो चुनाव लोकसभा का या जो नगर निगम के चुनाव होने हैं उससे पहले वो ऐसा कुछ परिवर्तन अपने संगठन में कर सकते हैं ताकि संगठन को उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सके, कुछ नए कार्यकर्ताओं को उसमें जगह मिल सके। आपने बहुत अच्छी बात कही अभी, जिस तरीके से, चूंकि हम तो आपको रेफरी के रूप में यहाँ देखते हैं रीना जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता जिस तरह से बहुत शानदार तरीके से एक दूसरे के बारे में बता रहे थे, तो आप रेफरी थे और आपने दोनों को जैसे फ्रेंडली मैच के रूप में दोनों को खेलने दिया, आपने दोनों को ये अवसर दिया कि वो खेले। तो हमारा ये कहना रहता ही है कि इस राज्य में ये दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, और दोनों ही आपस में मित्र विपक्ष और जो सत्ताधारी पार्टी है, दोनों का आपसी दोनों का आपसी तालमेल है और बहुत तालमेल के साथ दोनों खेल रहे हैं। राज्य में आपको मालूम है किस तरह से, जिस तरह से बड़े बड़े घपले सामने आ रहे हैं, नौजवानों ने बड़े बड़े घपले सामने किए। और अच्छा होता कि देखिए, हम लोग तो इस मामले में सड़क पर भी पिछले 2 दिनों में आए हैं, तो अच्छा होता कि कांग्रेस भी इस मामले में सड़क पर आती है और इस बारे में तो सचिवालय को घेरा जा सकता था और ताकि एक प्रेशर सरकार पर होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। निश्चित तौर पर दोनों ही फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। ठीक है। मनोज अष्टवाल जी, जैसा कि संजीव वर्मा जी कह रहे हैं कि ये नियम के तहत ही किया जा रहा है, जो कि नियम बनाए गए हैं उसके तहत ही ये काम किया जा रहा है, संगठन में बदलाव। लेकिन क्या ये वाकई उसके तहत काम हो रहा है या फिर एक परफॉर्मेंस के आधार पर? जो हमने देखा चुनाव के बाद जिस तरीके से आरोप लगे थे मदन कौशिक के ऊपर और खुद की पार्टी के विधायकों ने ही आरोप लगाए थे, और जो वहां पर रिजल्ट सामने आया था हरिद्वार के अंदर महज 3 सीटें जीत पाई थी बीजेपी, क्या इन तमाम चीजों को देखते हुए ये बदलाव होने जा रहा है? रीना जी एक मिनट, जी हाँ, बोलिए। रीना जी, मैंने ये नहीं कहा कि बदलाव होने जा रहा है, मैंने ये बोला कि अक्टूबर नवंबर में हमारे जो 3 साल का जो मतलब नियम बताया ना आपने कि जो नियम होता है उसके तहत होने जा रहा है, मतलब हो सकता 3 साल के बाद जो भी होगा 3 साल के बाद ही होता है। इसी साल की बात कर रहे हैं ना सर, कि अगले 3 साल बाद? नहीं, यही वाली बात कर रहे हैं ना, यही अक्टूबर, यही तो मैं कह रही हूँ सर, क्या गलत बोला मैंने? ठीक है, कंटिन्यू कीजिए मनोज जी। देखिए, हरिद्वार की स्थिति हम सबको पता है। अभी भी जो पंचायती चुनाव बिल्कुल खड़े हैं, मुंह बाएं खड़े हैं, और अभी कल का ही डिसीजन है कैबिनेट में पंचायत चुनाव को लेके। स्वाभाविक तौर पे जो हरिद्वार ने इस विधानसभा में, इस दौरान जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें परफॉर्मेंस दी है, उसके आधार पर जो भाजपा थिंक टैंक है, चाहे वो केंद्र का हो चाहे उत्तराखंड का हो, उसके प्रति एक नाखुशी तो रही है। मदन कौशिक जी पे बहुत आरोप लगे। 23 सीटें जो भाजपा हारी है उन पर चिंतन मंथन भी हुआ। संघ संगठन ने मिलकर लगातार इस पर एक
पूरी रस्साकसी की। 6 विधायकों के जो आरोप थे, खुले आरोप थे कि हमें हराने का हर यत्न प्रयास किया गया, और 2-1 विधायक जिन्होंने पार्टी छोड़ी और निर्दलीय चुनाव भी लड़ा, कहीं ना कहीं भाजपा पर इस विधानसभा चुनाव में इसका एक ठप्पा लगा है। और इस बार भाजपा हरिद्वार पंचायती चुनाव में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती। शायद इसी का एक प्रतिफल है कि जेपी नड्डा जी ने डॉक्टर निशंक को दिल्ली बुलाया है। अब रही बात कि राज्यसभा सांसद भी आप हरिद्वार से भेज रहे हैं, तब संगठन की जगह संघ के किसी व्यक्ति का फैसला अगर माना जाता है तो स्वाभाविक बात है कि आपके भाजपा संगठन से इतर आरएस का संघ ज़्यादा मजबूती से उत्तराखंड में काम कर रहा है। क्योंकि सुनने में आया कि जो राज्यसभा भेजी गई हैं वो संगठन की चॉइस बाद में आई, पहले संघ की चॉइस आई। क्योंकि सबसे पहले हरिद्वार को कैप्चर कैसे किया जाए उसके आधार पर मेरे ख्याल से एक गणित खेली गई है। चाणक्य के रूप में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक किसी भी चुनाव में बहुत सक्रिय रहे। उन पर आरोप भी लगे पार्टी के विरोध में काम करने के। डॉक्टर ये मेजर जनरल भुवनचंद खडूड़ी का चुनाव हराने के भी आरोप लगे, लेकिन वो साबित नहीं हुए। चाणक्य अगर राजनीतिक पांडित्य अगर उनमें है तो हो सकता है, क्योंकि हरिद्वार के सांसद भी हैं, लोकसभा सांसद, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इन पंचायती चुनाव को देखकर जेपी नड्डा जी ने उनको बुलाया है। रही बात कि परिवर्तन होने की गुंजाइश है, मदन कौशिक बदले जाएंगे, यकीनन बदले जाएंगे। हो सकता है कि संजीव वर्मा जी की बात सही हो कि वो अक्टूबर-नवंबर में उनका टेन्योर पूरा हो रहा है तो उसके आधार पर बदले जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैसे एक मीडिया में एक वो लग रही है कि कयास जारी है कि भाई डॉक्टर निशंक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। मोदी या शाह या फिर जेपी नड्डा की आज तक मैथमेटिक्स किसी की समझ में नहीं आया। किसी ने सोचा, आज तक जो नाम नहीं सुना था, बिल्कुल, तो द्रौपदी मुर्मू का, वो राष्ट्रपति बन गई। चौंकाने की एक परंपरा अब शुरू हो गई है बीजेपी में। आपने वो जो नकवी, क्या नाम है उनका, प्रवक्ता भी रहे और मुख्तार अब्बास नकवी, उनको हटाया गया तो लगा कि उपराष्ट्रपति पक्का ये बन रहे हैं। लेकिन कहाँ से कहाँ उन्होंने तुरुप का इक्का चला। जो सामने प्लेटफॉर्म पे आईना वो दिखाते हैं कि हाँ ये होने जा रहा है, वो आईना कभी होता नहीं है, उसके उलट होता है। चाहे आप अपने भटजी वहाँ सक्रिय हो, लेकिन ये जरूर है, कहीं ना कहीं ये जरूर है कि देखिए आपने कुमाऊं से एक राज्य मंत्री भी दे रखा है, कुमाऊं से आपने मुख्यमंत्री भी दे रखा है। स्वाभाविक तौर पे आप तराई में आपने मदन कौशिक जी को अध्यक्ष की पारी दी, तो इस बार ये साधने के लिए गढ़वाल मंडल को अध्यक्ष मिल सकता है। और गढ़वाल मंडल के अध्यक्ष को साधने के लिए ये भी हो सकता है कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक गढ़वाल से भी गिना जाते हैं और तराई ये अपने हरिद्वार से भी गिने जा सकते हैं। वहाँ उनके चांसेस ज़्यादा इसलिए गिने जा रहे हैं क्योंकि हरिद्वार में पंचायती चुनाव बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हैं। रही बात, लगता है कि आगे आने वाले दिनों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। उनका पद जो है वो किसी और को सौंपा जा सकता है। इस रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर क्या कुछ कारण इसके पीछे हो सकते हैं कि इन वजहों के कारण ये बदलाव जो है वो होने जा रहा है। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि आगे आने वाले महीनों में हो सकता है कि बदलाव हो जाए, लेकिन वो नियम के तहत। लेकिन अगर प्रदेश अध्यक्ष को हटाया जा रहा है तो क्या वो परफॉर्मेंस के आधार पर हटाया जा रहा है या फिर नियम के तहत, यही समझने की हम कोशिश करें। सभी मेहमान लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। मनोज अष्टवाल जी अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए रीना, मदन कौशिक जी की बॉडी लैंग्वेज में काफ़ी समय से नोट कर रहा हूँ, चुनाव के बाद और चुनाव से पहले भी जी। ये जो दोबारा ये उपचुनाव हुआ पुष्कर सिंह धामी जी का, उनकी बॉडी लैंग्वेज में साफ लग रहा है कि वो इस पद से उकता गए। और सच्चाई ये है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होना ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं बतौर अध्यक्ष की जगह। अब रही बात, ये जो उपचुनाव था, आपने देखा होगा कि उपचुनाव के लिए
एक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स के तौर पे और एक बहुत बड़ी कूटनीति के तहत चुनाव इस समय लड़ाया गया। और यही रीजन भी है कि पुष्कर सिंह धामी 94% मतों के साथ इतिहास रच गए। कहीं ना कहीं उस चाणक्य की भी कहीं तलाश होगी भाजपा को, इसलिए तलाश होगी उस चाणक्य की क्योंकि 2024 बिल्कुल आपके मुंह आगे खड़ा है लोकसभा चुनाव में। और इस बार मुझे लग रहा है कि इस समय केंद्रीय थिंक टैंक दोयम दर्जे का उपाध्यक्ष अध्यक्ष ये देने की फिराक में नहीं होंगे, क्योंकि इस समय उन्हें किसी भी सूरत में आने वाले समय में 2024 के सारे चुनाव सब जगह से जीतने हैं। अगर आने वाले 5 सालों में फिर से केंद्र में सरकार लौटानी है तो ऐसे में चुनौतियां देखिए, महंगाई सर खड़ी है, आपको पूरे विश्व का जो ग्रोथ रेट इतना गिर गया है और आप महंगाई की दर में 6 प्रमुख देशों में भले ही नीचे की तालिका में है, लेकिन आने वाले समय में ये महंगाई बढ़ भी सकती है। ऐसे में कुशल कूटनीतिज्ञ और एक राजनीतिक चाणक्य की हर प्रदेश में मेरे ख्याल से भाजपा को ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए वो बिल्कुल रिस्क नहीं उठाना चाहेंगे कि उत्तराखंड में जिस समय इस समय अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जो पर्दे के पीछे की सुगबुगाहट है, हर मंत्री ने अपनी मीडिया सेल अपने आप बना दी है। सूचना विभाग सिर्फ मुख्यमंत्री की मीडिया सेल देखेगा, ये पहली बार देखा मैंने कि हर मंत्री, चाहे रेखा आर्य के पास हो, चाहे सतपाल महाराज जी के पास हो, चाहे अपने धन सिंह रावत जी के पास हो या फिर गणेश जोशी जी के पास हो, सब ने अपनी मीडिया सेल बना दी और उनके माध्यम से समाचार मीडिया कर्मियों को भेजे जा रहे हैं। ये समाचार कब तक मीडिया कर्मी लगातार चलाते रहेंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि सबको पेट भरने के लिए, खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, सब ने अपने परिवार पालने हैं। और जहाँ तक मेरी वो बात है कि एक दिन ये नौबत आएगी कि सूचना विभाग पर फिर से सबको आश्रित होना पड़ेगा। ऐसे में किस तरीके से प्रदेश का संगठनात्मक जो ढांचा है उसको फिर से बूस्टअप किया जाए, इसके लिए शायद केंद्र बहुत सोच विचार के फैसला लेगा और बदलाव जरूरी, इसमें जरूरी है कि बदलाव तो होना ही होना है। लाजिम है इस महीने हो या फिर अगस्त या अगस्त से सितंबर में हो। अक्टूबर तक उम्मीद नहीं लग रही कि अक्टूबर तक ये लोग रुकेंगे, क्योंकि इन्हें हरिद्वार चुनाव से पहले अध्यक्ष इस भाजपा को देना होगा, क्योंकि किसी भी सूरत में इस समय इनके लिए वो पंचायती चुनाव ज़्यादा फ्रूटफुल है बनस्पत आने वाले दिनों को लेकर, ये मेरा मानना है। संजीव वर्मा जी, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से मनोज अष्टवाल जी ने पूरा विश्लेषण कर दिया है, लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि एक सही रिस्पांस आपकी तरफ से मिले। क्या वाकई ये परफॉर्मेंस को आधार से देखते हुए जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही, 11 में से 3 सीटें सिर्फ हरिद्वार से बीजेपी की झोली में जाती है, क्या माना जाए? रीना जी देखिए, अभी 2022 का जो विधानसभा का चुनाव बीता है उसमें 47 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनर्सत्ता वापसी करी और उसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और तमाम पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोगों का इसमें पूरा सहयोग है, सभी लोगों की पूरी मेहनत है, सभी लोगों का पूरा मार्गदर्शन है और पूरी सभी की मेहनत उसमें रंग लाई है। और किसी को हम हरिद्वार की बात कर रहे हैं सर जी, हरिद्वार की 11 में से 3 सीटें सिर्फ आपकी झोली में गई है और ये बीजेपी भी मान रही है कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आई है। रीना जी देखिए, कई बार बहुत सारे कारण होते हैं। हमारी बहुत सारी ऐसी सीटें भी हैं जो पिछली बार हम हारे थे, इस बार जीते हैं और कुछ सीटें ऐसी हैं जो एक मामूली अंतर से हम लूज कर गए। तो ये इसमें हम ऐसा कुछ भी बोल नहीं सकते। हम तमाम नेता
पूरी शिद्दत के साथ पार्टी के संगठन को मजबूती देते हुए पार्टी को सत्ता में वापसी करवाने के लिए पूरी मेहनत से जुटे रहे और अपनी जितनी भी क्षमता से अधिक लेकिन सभी हरिद्वार लोग- में तो कुछ और हुआ ना। क्षमता- हरिद्वार में तो आरोप हरिद्वार में लगे तो खुले कि जिताने के लिए नहीं, हराने के लिए शिद्दत की गई। रीना जी पार्टी 47 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ पुनः सत्ता में वापसी हुई है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों के एक संयुक्त मार्गदर्शन में हम लोग पुनः सत्ता में हम लोगों ने वापसी करी है और सभी का हम कहाँ कह रहे सर कि सभी- कांग्रेस सत्ता में आ गई है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि आपकी सत्ता है, आप काम कर रहे हैं, आगे काम करते रहिए। लेकिन सवाल जो हमारा है उसे आप बार बार घुमा फिरा रहे हैं। नहीं सवाल ये है कि जो परफॉर्मेंस हरिद्वार में नजर आई आपकी पार्टी की तरफ से, उससे पार्टी भी खुश नहीं है, पार्टी आलाकमान भी खुश नहीं है। तो क्या इसी वजह से ये बदलाव होने जा रहा है? क्या इसी वजह से? और अगर बदलाव हो रहा है तो कहां पर एडजस्ट किया जाएगा मदन कौशिक को? रीना जी मैंने क्योंकि मदन कौशिक के ऊपर ही आरोप लगाए गए थे आपकी पार्टी के विधायक की तरफ से। रीना जी मैंने कहा किसी की परफॉर्मेंस में किसी प्रकार की कोई कमी न थी, न है, न रहेगी। हमारी पार्टी पूरी अनुशासित है। लेकिन हरिद्वार का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? मदन कौशिक जी कर रहे थे। और 11 में से अगर सिर्फ 3 सीटें अगर आपकी झोली में गई तो इसे बेटर नहीं मानती है आपकी पार्टी। और इसी की भरपाई करने के लिए अब आप लोगों का पूरा फोकस जो है वो आगे आने वाले चुनाव पर है। और इसीलिए आप अन्य दलों से पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं जिन्होंने एक अच्छी मजबूत पकड़ बना रखी है हरिद्वार के अंदर। रीना जी देखिए, तमाम दलों के नेता, उनमें कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, अन्य कोई पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या तमाम बुद्धिजीवी वर्ग और एक सम्मानित जनता के प्रतिनिधि, उनमें चाहे पार्षद हो, जिला पंचायत के सदस्य हो, पूर्व में विधायक का चुनाव लड़े हुए, सांसद का चुनाव लड़े हुए, ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग पार्टी की ओर आकृष्ट हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से प्रभावित होते हुए, माननीय मोदी जी के विकास कार्यों से प्रभावित होते हुए, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी की रीति नीतियों और विकास कार्यों से प्रभावित होते हुए वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आकृष्ट हुआ और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को हम लोग और ज्यादा कैसे मजबूती दे सकते हैं, तमाम जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए उन सभी लोगों ने उन नेताओं को ला कर पार्टी मजबूत होगी क्या? नहीं रीना, अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं का क्या होगा? रीना जी देखिए, हम कोई लेके नहीं आए, बल्कि लोग स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत आधार देने के लिए सब लोग दिल से भारतीय जनता पार्टी की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। और सबको मालूम है देश का विकास कोई कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जिस प्रकार से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान हरीश रावत जी, उन्होंने अभी कुछ ही दिनों पहले एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार के तमाम विधायक और तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो लोग कभी भी कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं करते हैं और उन्हीं की वजह से कांग्रेस पार्टी हर चुनाव हारती है और आगे जो भी चुनाव आ रहे हैं, आरोप तो आपकी पार्टी के ऊपर, आगे जो भी चुनाव आ रहे हैं, यही तो मैं बात कर रही हूं। फर्क इतना है कि आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैं आपकी पार्टी की बात कर रही हूं। रीना जी सुन रही हूँ सर, बताइए ना। देखिए, उन्होंने तो पूरा कोट किया है, तमाम अखबारों में आया है, तमाम मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया है। मीडिया के सामने भी तो वो आरोप लगे थे ना, आप कहाँ छुपा रहे हैं पीछे? मैं कोई कपोल कल्पित बात तो आपके सामने नहीं कर रहा हूँ। मैं भी कह रही हूँ, वो भी तो मैं कह रही हूँ कि मदन कौशिक के ऊपर आपकी पार्टी के विधायक ने तो आरोप लगाया था। हरीश रावत जी ने अपने तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को और तमाम बड़े पदाधिकारियों को नकारा और निकृष्ट करार दिया।
उन्होंने कहा आप लोग अक्षम है देखिए, पूरी तरह देखिए, से, आपकी आप पार्टी लोग के पूरी विधायक तरह से ने अक्षम वोटिंग है, खत्म आप होते ही- नकारा हैं, आप वोटिंग निकृष्ट खत्म हैं, होते ही ये आरोप आपकी पार्टी के आप विधायक कांग्रेस विधायक पार्टी ने को हराने मदन का काम कौशिक के करते ऊपर हैं। लगाए थे। मदन कौशिक के ऊपर ये आरोप लगाए गए थे और ये पूरा मामला दिल्ली तक पहुंचा था और दिल्ली से भी आपकी पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था रीना जी और कहा था कि रीना जी ऐसी चीजें अगर है तो पार्टी फोरम में रखी जाए, सामने मीडिया में इसे सार्वजनिक ना किया जाए। रीना जी देखिए जिस तरह से कांग्रेस का जो तम पैजार कल तक मैं सवाल आपकी पार्टी का कर रही हूं, आप कांग्रेस पर जा रहे हैं, मुझे तो कांग्रेस समझ में भवन नहीं के आ रहा अंदर सर। था, आज सड़कों मुझे पर है, समझ में ही नहीं आ रहा है, या तो आज आप कह सड़कों दीजिए पर है। कि रीना जी आज जवाब नहीं है मेरे पास, या तो आप ये कह दीजिए आप मैं आपसे रीना सवाल जी, आपकी पार्टी का पूछ रहा हूं, रीना जी, बार-बार कांग्रेस सबसे की तरफ जा रहे पहले हैं। तो अमिंदर भाई मैं चाहता हूं कि एक ऐसी चर्चा रखी जाए कि हम सब दरअसल दीघा में और संजीव भाई जो रट के और लिख के और जो अपने मीडिया विभाग से लाते हैं वो बोलते रहें, कंटिन्यू बोलते रहें, बेचारे बोलते रहें। रीना जी वही पार्टी है जो रात को कहती है कि त्रिवेंद्र रावत जी कहीं नहीं जा रहे हैं, सुबह तीरथ रावत मुख्यमंत्री बन जाते हैं। बेचारे 2-3 बयान जीन्स वीन्स कपड़े कुपड़े जूते चप्पल के देते हैं और अगले दिन ही मीडिया पूछती है कि क्या इन्हें हटाया जा रहा है, तो कहते हैं नहीं कहीं नहीं हट रहे, और अगले दिन ही धामी जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो रीना जी इस पार्टी का चार चरित्र चेहरा वो आपसे अभी अच्छा है। अभी अभी जो कहा ना हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी ने, समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि ये जो पार्टी है धूर्तों की पार्टी है, माया जाल चलाने वालों की पार्टी है। ये ईडी की बात करते हैं, पूरे देश को डराने की बात करते हैं। मैं अगर आपको यहाँ बैठे बैठे कम से कम 10 इनके सर्वोच्च पद पर जो आज के समय में नेता आसीत हैं, जो पहले भी ईडी और आपके करप्शन के वो झेल चुके हैं, युद्धपा, रेड्डी बंधु, आपके झा साहब जिनके साथ ये बिहार में वो चला रहे हैं सरकार, इनके मुख्यमंत्री, अरे इनके शिवराज पाटिल मामा। भ्रष्टाचारियों का समर्थन संजीव भाई करने बोलने के दीजिए, लिए, संजीव भाई आपने प्यार से बोला ना, समर्थन करने प्यार से के बोला लिए, ना, आप सुन लीजिए, भ्रष्टाचारियों का सुनिए, समर्थन चलिए आप करने के बोलिए, लिए बोलिए। यदि आप उसको सत्याग्रह की एक संज्ञा देते हैं तो मैं सोचता हूं इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। सत्याग्रह आपको करना चाहिए तो आपातकाल के ऊपर करना चाहिए, जो आपने आपातकाल लगाया। तो लिखावा पूरा बोल लिया संजीव भाई, लिखावा पूरा बोल लिया, मुझे बोलने आपने दो। जो 1984 के दंगे कराए अच्छा, उसके संजीव ऊपर वर्मा जी, आपको देखिए, सत्याग्रह आप करना अपने चाहिए। समय पर भी बोलेंगे, दूसरों बोलिए, के समय पर भी बोलिए। बोलेंगे, तो ऐसे नहीं चलती ना डिबेट। ऐसा ना ज्यादा लिख के लाते हैं ना बेचारे, ज्यादा लिख के लाते हैं, ज्यादा बोलेंगे, इनका अवसर ज्यादा किया जाए, मजबूरी है, क्या करें। अभी गलती से एक बयान छूट गया था कि मदन कौशिक जी निश्चितताई हटाए नहीं जाएंगे, उन्हें भगाया जाएगा पार्टी से, क्योंकि विधायक 6 एमएलए, 4 तो बेचारे वर्तमान में एमएलए जो लिख के देते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने हमें हराने का काम किया, तो उन्हें हटाया नहीं जाएगा रीना जी, भगाया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा। और सुन लीजिए संजीव जी, आप और मैं फिर यहाँ चर्चा कर रहे होंगे, उस दिन आप पता क्या कहेंगे कि पार्टी को उनके भाई बोलने दीजिए, ये काम कांग्रेस पार्टी के अंदर होता है श्रीमान। अब मेरी बारी है, बोलने दीजिए कम से कम, यहाँ तो शोषण ना करिए, पूरे देश में तो आपने जनता का शोषण कर रखा है, यहाँ तो सुन लीजिए, मैं तो छोटा भाई हूँ आपका। और अब रीना जी जब ये नया प्रदेश अध्यक्ष लाएंगे तो ये कहेंगे कि उनकी मदन कौशिक जी की जो आवश्यकता थी विकास कार्यों में थी, वो मुख्यमंत्री तो बेचारे बनना चाहते थे, इस चक्कर में इतने विधायक जो धामी जी करीबी थे उनको हराने का काम किया, लेकिन मुख्यमंत्री फिर नहीं बन पाए, तो उनको मंत्री बनाया जाएगा, तो कहेंगे उनकी विकास में आवश्यकता थी। रीना जी विश्वास मानिए, ये वही पार्टी है जो कहीं सरकारें गिराकर और उन्हीं के ही मंत्री नेताओं को खरीद कर, ये जैसे कह रहे दिल की पार्टी, दिल की नहीं है बिल की पार्टी है, बिल की, ये बिल के दम पर किसी ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जी सच में मानिए, देश में लोकतंत्र हाशिए पे है, और किस मुद्दे पे चर्चा करने का मादा ये रखते हैं, संगठन ये जीतने का दावा भरते हैं। आप मानिए, आप देश में बांग्लादेश और नाइजीरिया से भी नीचे चल रहे हैं, आपकी स्थिति, आप श्रीलंका, आप बांग्लादेश बनाना चाहते हैं भारत को, आप श्रीलंका नाइजीरिया बनाना चाहते हैं भारत को। भाई सुन लीजिए, आप फिर वो आप ज्यादा लिख के आए तो ज्यादा बोलेंगे, अरे भैया जो नहीं लिख के आए उनको ही बोलने दीजिए, क्योंकि हम तो दिल से बोलते हैं, आप लिख के बोलेंगे तो ज्यादा बोलेंगे। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाह रही हूँ रीना जी, जल्द से जल्द इनके जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको हटाया नहीं, उनको भगाया जाएगा, कि उसकी मजबूरी है कि इनके मुख्यमंत्री और इनके प्रदेश अध्यक्ष में कई बार जो इनका द्वंद्व युद्ध, शीत युद्ध चल रहा है वो जग जाहिर हो चुका है, जिसके जीते जागते प्रमाण अगर संजीव भाई ये कह दें कि एक पत्र इनके प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ इनके किसी नेता ने, इनके किसी विधायक ने नहीं लिखा है, तो हम सबके सब मान जाएंगे कि 1 घंटे की चर्चा, जो एनर्जी, जो समय और जो आपकी चाय हम लोगों ने पी के यहाँ चर्चा की है वो सार्थक हुई है। अन्यथा तो फिर संजीव भाई ज्यादा लिख के इनको ज्यादा बोलने दीजिए।
ठीक है, अमरेंद्र जी। देखिए, निश्चित तौर पर जैसा अन्य पैनलिस्ट ने भी कहा इस बात को कि मदन कौशिक जी जो हरिद्वार की जिस ग्राउंड पर खेल रहे थे वो सबसे कमज़ोर वहाँ पर साबित हुए हैं। बीजेपी का प्रदेश के अन्य ज़िलों में अच्छा प्रदर्शन रहा है हरिद्वार की तुलना में, और वो एक बड़ा ज़िला था, वहाँ पर वो हारे हैं। वहाँ के जो लोकल विधायक थे उस समय और जो प्रत्याशी थे 22 के चुनाव में, उन्होंने भी खुल करके चुनाव समाप्त होते ही उन पर आरोप लगाए हैं। और उसके अलावा अब वहाँ पर पंचायतों के चुनाव होने हैं, चुनाव प्रक्रिया पूरी गतिमान है, और कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा भी लगता है कि धामी जी, हो सकता है कि बीजेपी वहाँ यदि जीतने की स्थिति में आ रही हो तो इनका जो आपस में संगठन और जो सरकार चलाने के बीच में, सब जानते हैं इस बात को कि मदन कौशिक जी में और धामी जी में कोई बहुत अच्छा तालमेल नहीं है, क्योंकि उनके कुछ नज़दीकी लोगों को हराने का आरोप भी मदन कौशिक जी पर उन्हीं के विधायकों ने लगाया है। तो कहीं ना कहीं धामी जी भी इस बात को नहीं चाहते होंगे कि वहाँ पर यदि वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उसका श्रेय जो है मदन कौशिक जी को जाए। तो इसलिए उनके मन में भी ये होगा कि हरिद्वार के चुनाव से पहले इनको किनारे करके और किसी नए व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जाए। एक बात और जो चल रही थी कि वो चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए भी जाने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से उत्तराखंड, मतलब खासकर गढ़वाल क्षेत्र के एक अनुसूचित जाति के नेता को और एक ब्राह्मण नेता को बुलाया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो खजान दास का नाम लेकर के पार्टी को और लोगों को चौंका भी सकते हैं, क्योंकि अब तक अनुसूचित जाति के लोगों को अध्यक्ष नेतृत्व करने का अवसर इस पार्टी में मिला नहीं। ठीक है, मनोज जसवाल जी, फाइनल कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा। और क्या लग रहा है कि अगर यहाँ पद से इस्तीफा देते हैं मदन कौशिक, तो क्या फिर कैबिनेट में जगह उन्हें दी जाएगी? क्या मंत्री पद उन्हें दिया जाएगा? स्वाभाविक तौर पे एक बड़ा चेहरा रहे मदन कौशिक जी। जहाँ तक की बात है कि भगदड़ मचने की बात अभी संदीप चमोली जी कह रहे थे, चमोली जी जितनी आपकी पार्टी में भगदड़ मची है ना, वो भाई भतीजा बात की। कल मैं किसी आप ही के नेता से, सीनियर नेता से बात कर रहा था, बोले आज कांग्रेस में रहने का मन नहीं कर रहा कि भाई भतीजा बात प्रबल हो रहा है। उधर गडकरी जी अलग, वो कहते हैं कि राजनीति से अब राजनीति करने का मन नहीं करता। ये बड़ी पार्टियों को हो क्या गया है? देखिए, उसी दिन मदन कौशिक विवाद में आ गए थे जब उनका सतपाल महाराज के आश्रम को लेकर झगड़ा हुआ था और रमेश पोखरियाल निशंक सतपाल महाराज के साथ खड़े हो गए थे। तब से ये झगड़ा निरंतर पार्टी के अंदर संगठनात्मक तरीके से चल ही रहा है, और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि पार्टी की तरफ से, ये पार्टी के नेताओं की तरफ से मदन कौशिक को टारगेट किया गया है इस दौरान। अगर टारगेट नहीं होते तो कोई भी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से भागना पसंद नहीं करता। उधर दूसरा एक और कोई बड़े नेता जिनको कह सकते हैं हम भाजपा में, वो परेशान है कि कहीं मुझसे मंत्रिमंडल छीन के मुझे अध्यक्ष न बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने चुनाव में असीमित पैसा खर्च किया है, ये उन पे बातें आई थी। तो ये भी संभव है, भाजपा में कुछ भी हो सकता है, लेकिन संगठन को मजबूत करने के लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है, ये हम सब जानते हैं। मेरा यही फाइनल कमेंट होगा। ठीक है, वर्मा जी फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए रीना जी, इस प्रकार के जो भी कयास लगाए जा रहे हैं उनमें किसी प्रकार का कोई दम नहीं है। और बाकी जो जब हमारा संगठन का टेन्योर कंप्लीट होगा, उसके बाद हमारा शीर्ष नेतृत्व किसको क्या जिम्मेदारी देते हैं वो उनके ऊपर निर्भर करता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बीजेपी संगठन में बदलाव की आहट नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अभी ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। लेकिन ऐसी मुलाकातें जो हो रही है, दिल्ली पहुंच रहे नेता विधायक, आखिर ये मुलाकात के मायने क्या कुछ है? कहीं ना कहीं गाये बगाई इस तरीके की जरूर खबरें हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द जो है मदन कौशिक इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि इसके पीछे के कारण क्या कुछ बताए जाते हैं, सार्वजनिक किए जाते हैं, और आगे मदन कौशिक को लेकर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। नमस्कार।